everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था आपके चैप्टर नंबर 1 के बाद जो पोम दी है डस्ट ऑफ स्नो, उसको हमने पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझा था, फिर उसकी समरी को भी डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज इन लेक्चर नंबर 2। वो था लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने कंप्लीट पोम को वर्ड टू वर्ड समझा है और जिसके साथ हमने उसकी समरी, इंट्रोडक्शन, थीम अबाउट द पोएट, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिए। अब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो आज हम फटाफट स्टार्ट करेंगे पोम में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको समझेंगे और उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज किया है इस पोम में, दैट इज राइम स्कीम। तो पहले समझ लो प्यारे बच्चों, राइम स्कीम होता क्या है। सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर, ये क्या है, जो सेम वर्ड सेम साउंड जब पोम की स्टैंजा में रिपीट होता है तो उसको हम सेम अल्फाबेट डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। so crow, snow, me, tree, heart, part, mood, root। एक एक साउंड है। क्रो ओ का साउंड को ए दे दिया, मी को बी दे दिया। क्रो, स्नो, ओ तो ये ए चल रहा है। मी, ट्री, ई के साउंड को हमने बी दे दिया। हार्ट को अभी तीसरा साउंड आया तो हार्ट, पार्ट सेम साउंड है, सी दे देंगे। मूड को डी दे दिया क्योंकि ए बी सी हो गया मूड, देन रूड, एक एक साउंड। तो राइम स्कीम बनती है ए बी सी डी, डन विद द राइम स्कीम। तो बहुत ही प्यारा सा, पर्सनली मेरा फेवरेट पोएटिक डिवाइस है, दैट इज राइम स्कीम। इसके बिना तो पोम्स को पढ़ने में मजा ही नहीं आता, जो हम बचपन से, इट इज अ लीगेसी जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से मूव करते हैं विद द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोम। सॉरी, आई चेंज्ड विद द 2 नाउ। एक बार और चेक कर लो। यस, आफ्टर राइम स्कीम कम्स द सेकेंड वन, दैट इज अलिटरेशन। सो व्हाट इज अलिटरेशन? द अकरेंस ऑफ द सेम consonant or consonant sound at the beginning of adjacent or closely connected words. The instance of alliterations are as follows। तो alliteration क्या होता है? repetition को भी बोलते हैं, बट किस टाइप का repetition? of consonant alphabets या consonant sounds का। जब repetition होता है एक स्टांजा में, एक लाइन में, पोम में, उसको हम alliteration बोलते हैं। याद रखिए vowel sound नहीं होना चाहिए। B C D F G H के इन वर्ड्स का अगर आपको रेपिटेशन दिख रहा है एक पोम में तो उसको अलिटरेशन बोला जाता है। जल्दी से चेक करते हैं कहाँ पे। हैज गिवन माई हार्ट, सो हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पे अलिटरेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट। सो दिस इज व्हाट द इंस्टेंस ऑफ अलिटरेशन दिए गए हमें, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। तो यहाँ पे हमें अलिटरेशन, रेपिटेशन पता चले किस चीज का रेपिटेशन हुआ है। यहाँ पे सिमिलर पैटर्न का हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द अलिटरेशन व्हिच कैन बी सीन इन दिस पोम। ठीक है, तो हेड करते हैं नेक्स्ट वन के साथ, दैट इज इन्वर्जन। ये थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंटली पोएटिक डिवाइस देखने को नहीं मिलता, बट येस यू शुड नो व्हाट इज इन्वर्जन। सो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, दिस पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन स्टैंजा 1 इन्वर्जन कैन बी सीन। सो व्हाट इज इन्वर्जन, पहले ये समझ लेते हैं। जब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पोएट जब डेलिबरेटली सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, कुछ भी चेंज कर बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, राइम क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, तो उसको ही इन्वर्जन बोला जाता है। दिस पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। स्टैंजा 1 में हमें देखने को मिला, यस, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इसको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है, बट बिकॉज क्रो, स्नो, मी, ट्री की
ताकि राइम स्कीम अच्छे से बन जाए, इसीलिए ऑथर पोएट ने थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे चेंज करा। बिकॉज ये भी हो सकता क्रो शुक डाउन ऑन मी, द क्रो शुक डाउन डस्ट ऑन मी, ऐसा भी हो सकता, बट क्योंकि राइम स्कीम ऐसी बनानी थी इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया गया, जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। एज सिंपल एज ए बी सी, राइट। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया। हेड करते विद द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज एजोनेंस। व्हाट इज एजोनेंस? द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड थ्रूआउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। स्टैंजा 1, लाइन 2, shook down on me, oh sound is very prominent। एसोनेंस किसी चीज पे एम्फसाइज किया जाता है बहुत ज्यादा, किस पे? वोवेल साउंड होना चाहिए। देखो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन था वो अलिटरेशन हो गया, जहां पे वोवेल साउंड पे बहुत ही एम्फसाइज किया जाता है प्रोमिनेंट दिखाने के लिए, तो उसको एजोनेंस बोला जाता है। सो द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। स्टैंजा 1 ये है आपके सामने, इसमें हमें देखने को क्या मिला? कौन सा है? लाइन 2, shook down on me, shook down on me। तो ओ का जो रेपिटेशन हो रहा है, वोवेल साउंड जो पूरे लाइन में रिपीट हो रहा है, इसी को हमने एजोनेंस बोला है। आई होप इट इज वेरी वेल जस्टिफाइड। जल्दी से बोर्ड को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को समझते हैं। सो नेक्स्ट वन वी गो विद द इंजाममेंट। बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। व्हाट इज इट? जल्दी समझते हैं। व्हेन द सेम सेंटेंस continues to the next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment। it has been used throughout the poem। पूरी पोम एक सांस में बोल दी गई है। ऐसे कुछ लोगों को आपने देखा जो एक सांस में पूरी बात बोल देते हैं, उनको इंजाममेंट बोल देना तो याद आ जाएगा इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज किया जाता है। विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जब पूरे एक लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है विदाउट पंक्चुएटिंग इट, तो उसको इंजाममेंट बोला जाता है। राइट, एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं। कहाँ पे हमारी कंप्लीट पोम? यहाँ पे कंप्लीट पोम दिख रही है, तो कैसे लिखा है? तो कोई पंक्चुएशन मार्क कहीं नहीं है। और एक सेंटेंस देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मोड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। अब देखा जाए तो दो भी बना सकते हो और एक भी पूरा बोल सकते हो। तो पूरी एक फ्लो में कोई बात बोली गई विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज एग्जैक्टली इंजाममेंट। राइट, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया। बहुत बार ये देखने को मिलेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में तो मिलता है कई बार हमें देखने को ये पोएटिक डिवाइस। ठीक है, सो आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोम। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं, पूरी की पूरी पोम में इंजाममेंट का यूज बहुत अच्छे से किया गया है। नाउ हेडिंग विद द कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक। ऐसा बोल सकते हैं पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, व्हिच इज गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोम 1, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? तो जल्दी से देखते हैं व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो जो स्नो के जो पार्टिकल्स थे, जब देखो स्नोफॉल होता है बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल रुई जैसे लगता है कुछ गिर रहा है। सो दैट इज द डस्ट। और यहाँ पे व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? तो उन्हीं पार्टिकल्स, वही स्नो के पार्टिकल्स, कोई धूल मिट्टी नहीं है जो डस्ट बोल रहे हैं, वो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उनको यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। ठीक है, व्हाट इज द पोएट सेज हैज चेंज्ड हिज मूड? वो जो क्रो दैट शुक दैट हैज चेंज, और जिसकी वजह से जो डस्ट गिरी थी स्नो की पोएट के ऊपर, तब से पोएट का मूड ऑल टुगेदर चेंज हो गया था, बहुत खुश हो गया था वो। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? फॉर द बेटरमेंट। राइट, तो जल्दी से इस आंसर को डिस्कस करते हैं जो हम ऑलरेडी पोम में समझ चुके हैं ना। द डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद आई, अगर आपने पूरी पोम को बहुत अच्छे से नहीं समझा है तो ये गलती मत करना कि क्वेश्चन आंसर्स पर डायरेक्टली जंप करो और फिर इनको बाय हार्ट करने की कोशिश करना। सो ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कंप्लीट पोम को समझ लीजिए इन डिटेल बहुत अच्छे से, जिसका आई बटन दिया है उसमें लिंक है लेक्चर नंबर 1 का। जब आपको पोम पूरी समझ में आ जाएगी तभी आप लेक्चर 2 को पढ़ना शुरू कीजिए। नाउ द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो भी बोला जा सकता है। The sudden shower in the form of the dust of snow
चेंज द पोएट्स मूड। अब कैसे उनका मूड चेंज हुआ? जो सडन शार हुआ ना इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब एकदम से जब क्रो शुक करके गया और उसकी वजह से जो डस्ट पोएट के ऊपर गिर जाती है उससे उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। और उनको रियलाइज होता है कि आधा दिन तो मैं सक्सेसफुली खराब कर चुका हूं और जो बचा हुआ दिन है, बिकॉज उनका मूड एकदम से चेंज हो गया, मूड ऑल्टर हो गया उनका, तो अब उनको लगता है कि मुझे अपना डे जो बचा हुआ है मुझे उसको फुल टू एंजॉय करना चाहिए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पोम। आई होप समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वन इज हाउ डज फ्रॉस्ट। कौन है? आपके मेरे फ्रेंड है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट ऑफ दिस पोम। ठीक है, सो हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम्स? कौन सी बर्ड थी? क्रो का एग्जाम्पल लिया। यस। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? तो क्रो के साथ जनरली नेगेटिव एसोसिएशंस होते हैं, वो हम सबके दिमाग में बहुत अच्छे से बचपन से फीड है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। नाउ हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम? तो नेचर को यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे बताते हैं? ये बताते हैं कि नेचर इज क्रैम्ड विद दोज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इफ वी अवेल दोज थिंग्स, सो वी वुड बी रियली ओवर ब्लेस्ड लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो ये ऐसे करके बताया था। जल्दी से इसके आंसर को डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोम. Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, myna, and trees full of beautiful flowers and fruits, etc. अक्सर अधिकतर पोएट्स अपनी पोम्स में ऐसे सुंदर सुंदर पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर बर्ड्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो ब्यूटी को डिपिक्ट करने में बहुत सक्सेसफुल हो। बट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिया? हेमलॉक का ट्री जो कि पॉइजनस होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बर्ड ली क्रो जिसको कोई पोएट यूज़ नहीं करता बिकॉज उसके साथ डिप्रेशन, सोरो, नेचर एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि नेचर, यहाँ पे पोएट ने नेचर को किस तरीके से डिपिक्ट किया है। नाउ सो दैट इज डन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोम. जनरली पोएट्स क्या लेते हैं? ऐसे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स लेते हैं अपनी पोम को ब्यूटिफाई करने के लिए, ठीक है, और ऐसे ट्रीज के एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो. बट here Robert Frost, that is in Dust of Snow, has taken a totally different approach. He chose a crow which is not often used in the poems. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. तो crow के साथ क्या क्या नेगेटिव चीजें? एक तो ब्लैक कलर का होता है और कां की आवाज इतनी ज्यादा हार्श होती है which is not at all pleasing to hear. और थर्ड जो important part है that is Crow is believed to be a symbol of bad omen. Negativity लेके आता है, वो negative vibes जुड़ी हुई हैं. Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि crow के साथ कितनी negative चीजें हैं, और लेकिन फिर भी पोम में पोएट ने crow का ही यूज करा है ब्यूटी बताने के लिए. किसकी? नेचर की ब्यूटी बताने के लिए, और क्या क्या चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं. Again, next one, what is hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple, oak or a pine? कितने प्यारे प्यारे लगते हैं. क्रिसमस ट्री हो गया, मैपल ट्री हो गया, पाइन ट्री, ओक ट्री, इतने ब्यूटीफुल ट्रीज को छोड़ के पोएट को क्या हेमलॉक का ट्री मिला था लेने के लिए, जिसमें मतलब फुल ऑफ पॉइजन, लाइक पॉइजनस ट्री है, वो क्यों लिया? दैट इज व्हाट द पॉइंट. तो जल्दी से इसके आंसर को भी जस्टिफाई करते हैं. क्रो का पॉइंट हमने बहुत अच्छे समझ लिया, अब समझते हैं hemlock tree का. So a hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. Instead he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually he did so to present his mood and feelings, कि वो बताना चाहते हैं कि क्रो
पूरा नेगेटिव चीजों से, बैड ओमेन, लाइक हार्श वॉइस उसकी, ठीक है, लाइक नोबडी लव्स इवन टू सी बिकॉज ब्लैक डार्क कलर का होता है। पीकॉक ब्यूटीफुल सा लगता है, देख के मजा आ जाता है, और सुंदर सुंदर बर्ड्स है। सिमिलरली ट्री, इस ट्री को देख के क्या मजा आता है, व्हाइट कलर के सिंपल फ्लावर्स, इसके अलावा इतने प्यारे प्यारे ट्रीज होते हैं जिनको देख के दिल खुश हो जाता है। बट पोएट ने इन्हीं दो का एग्जाम्पल क्यों लिया, बताने के लिए कि इनके साथ इतनी नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएटेड है, बट फिर भी दीज आर द कॉज ऑफ चेंजिंग और ऑल्टरिंग पोएट्स मूड फ्रॉम वर्स्ट टू गुड। तो दिस इज द जर्नी जो ऑथर या पोएट बताना चाहते हैं कि कैसे हम नेचर को कर्स करते हैं, बट कहीं ना कहीं नेचर ही है वो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ नेचर ही है कि जो हमें हेल्प करती है टू कम आउट ऑफ फ्रॉम द बैड मूड्स और बैड सिचुएशन एनी टाइम, दैट टू जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए पोएट ने बहुत सक्सेसफुली ये दो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गए। Next, what do the crow and hemlock tree present? Joy or sorrow? Of course, क्या present करते हैं? Sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? तो जल्दी से हम समझ चुके हैं और एक बार read कर लेते हैं। The crow and hemlock tree represent sorrow and depression which is felt by the poet in this materialistic world. वो इस materialistic world में, materialistic world क्या होता है? ये एक ऐसा world है जहाँ पे हम घिरे हुए हैं ऐसी चीज़ों के साथ, इन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरा एक्सपेंसिव फोन, मेरी बड़ी गाड़ी, हमारा बड़ा घर, तो लाइक वी आर ऑक्यूपाइड विद दिस मटीरियलिस्टिक थिंग। हम रियलिटी को तो जज ही नहीं करते, हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पोएट बताते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरो, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, विच इज़ फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब ऑथर, हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ही डिप्रेस्ड थे वो, तो वो अपना मूड बता रहे हैं क्रो और हेमलॉक ट्री के थ्रू। इन द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और जैसे वो फ्लेक्स ऑफ डस्ट या डस्ट ऑफ स्नो, सॉरी फ्लेक्स ऑफ डस्ट बोला, जैसे वो फ्लेक्स ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोएट के ऊपर, और उनका सडन मूड कैसे चेंज हो जाता है, दैट टू फॉर द गुड वन और फॉर द बेटरमेंट, लाइक बहुत ही खुश हो जाते हैं, एकदम से एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। तो कैसे वो नेगेटिव चीज भरी हुई वो दो चीजें जिनके साथ फुल नेगेटिव एनर्जीज एसोसिएट करते हैं हम ह्यूमन बींग्स, बट एट द सेम टाइम वो नेचर का ही गिफ्ट था जिसने उस पर ब्लेसिंग शार करी और पोएट का मूड एकदम से चेंज हो जाता। अब पढ़ते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर को। So next is the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet, ये क्या लिखा है? The poet is entering into the time which is full of joy and optimism. मतलब dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree. जो dust of snow जो crow shake off करता है उस hemlock tree से, which is passing through the sad and depressing moments. Poet already pass कर रहा था अपने बहुत ही बुरे टाइम से, बहुत ही sad, बहुत ही sorrow, बहुत ही depression फील कर रहा था, और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है पोएट के ऊपर, वहां से पोएट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है, एंड ही फील्स दैट ही इज एंटरिंग इनटू द टाइम व्हिच इज फुल ऑफ जॉय एंड पॉजिटिव एनर्जी। सो दिस इज द मैसेज व्हिच इज कन्वेड बाय द पोएट from this natural environment where we live in. So this is very good message worth understanding point. Head करते हैं next question की तरफ after clearing the board. Now, have there been times, लिखा है typing error, I believe, have there been times when you felt depressed or hopeless? बहुत बार होता है, अभी भी हुआ होगा, recently result टाइम आया है तो सबके साथ ऐसा फील हुआ होगा, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत उदास फील होता है। कई बार हमारी लाइफ में हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होप्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं, वो जब फुलफिल नहीं हो पाते, दे डोंट कम अप टू दी स्टैंडर्ड मार्क, तो हम कहीं ना कहीं बहुत उदास हो जाते हैं, हमें बहुत डिप्रेशन फील होने लग जाता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया, हैव देयर बीन टाइम्स, क्या कभी आपके साथ लाइफ में से कोई टाइम आया जब आपको डिप्रेशन फील हुआ हो या होपलेस फील हुआ हो?
हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? फिर अचानक से कोई चीज़ ऐसी और आपका ऑल टुगेदर मूड चेंज हो सकता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी फील हुआ? और यस, तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से क्या चेंज हुआ है और किसके साथ, फिर बाद में इसका सस्पेंस खोलूंगी। नाउ देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। समटाइम्स सच मोमेंट्स वेर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट। हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, पहले पूरा पढ़ लो फिर हम जल्दी से इसको जस्टिफाई करेंगे। नाउ एक मिनट, कनेक्ट मिस हो गया थोड़ा सा। सो देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है, एवरीबडी, हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। एवरीबडी मस्ट हैव फेल्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स डिप्रेशन और होपलेस इन देयर लाइफ। ठीक है, सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत बार मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत होपलेस फील, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, बहुत ही बुरा लग रहा है। Sometimes such moments were aroused by other people behavior and attitude. कई बार मेरी वजह से नहीं होता, लोग ऐसा बिहेव करते, लोगों का एटीट्यूड ऐसा करते जो हमें बहुत होपलेस फील कराता है, जो हमें बहुत डिप्रेस्ड फील कराता है, हमें बहुत सॉरो फील कराता है। एंड समटाइम्स ड्यू टू माई ओन कंडक्ट, और कभी कभी मेरे खुद की वजह से भी मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत उदास फील होता है। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट, अब एक बार की बात है जब आई वाज वेरी upset, I went out for a walk. While walking in the park, I saw a girl playing with the puppy, embracing and feeding him. उसको प्यार कर रही थी वो बेबी, वो लड़की उसको प्यार कर रही थी और उसको फीड कर रही थी with bread crumbs. This little joy that they shared changed my mood and I felt very happy for the rest of the day. I also joined the two and played with them. और मुझे उनको देख के इतने प्यारी फीलिंग आई कि कैसे वो मासूम सी लड़की, और वो बहुत ही छोटा सा, वो तो बिल्कुल लिटिल पपी था, उसको इतने प्यार से फीड कर रही है, उसको प्यार कर रही है, उसको पुचकार रही है, और वो इतना खुश होकर उसकी गोदी में बैठा और उससे कुछ कुछ खाना खा रहा है। सो दैट मोमेंट आई वाज वेरी मच कैरिड अवे कि कैसे एक छोटी सी लड़की अगर कोई दूसरे क्रिएचर की इतनी टेक केयर कर सकती है, विद दैट टू हार्ट विच इज फुल ऑफ जॉय। सो व्हाई कांट आई? सो सेम चीज motivated me, moved me a lot, and it suddenly changed my mood. So I hope you understand. अपने experience जरूर मुझसे share करना in the comment. So this is all about the very important lesson giving poem that is Dust of Snow. I hope आपको समझ में आई ये चीज़, और at the end मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, not only from this poem but also on the platform of Step Up Academy, that whatever mood we are in, whatever condition we are stuck in, or whatever situation we are in, we should always try to find happiness even in the smallest things that exist in this nature. Nature को हमें हमेशा appreciate करना चाहिए, उसकी beauty को हमें हमेशा appreciate और consider करना चाहिए, and we should always be over blessed, we should always be thankful for the nature to frame us with these beautiful things. और जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिस भी कंडीशन में, जिस भी मूड में हो, नेचर हमें कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से बाहर लाती है, that too for the betterment. So with these words I shall take your leave now. See you in the next video. Till then, thank you very much. Bye bye.